जय हिंद डॉक्टर्स। लास्ट क्लास में कहां तक करा दिया था मैंने? एप्लीकेशन करा दी थी। होमवर्क दिया था क्या? क्वेश्चन कितने दिए थे? 3 क्वेश्चन दिए थे। देख लेते हैं एक बार। कौन सा क्वेश्चन दिया था? अच्छा, N2 plus 3H2 gives 2NH3. टाइम t is equals to 0। आपको दे रखा है इसके 28 ग्राम, इसके दे रखे हैं 6 ग्राम, 1 लीटर है, और इक्विलिब्रियम पर वेट ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम ये आपको गिवन है 25.5 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा 0। क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकालना है आपको। और कौन सा क्वेश्चन था? लास्ट के दोनों। ठीक है, लेता हूं। हाँ, तो यहां पर टाइम टी इक्वल टू 0 पर क्या मैं इनके मोल निकाल सकता हूं? मोल क्या हो जाएंगे? 1 मोल। ये कितना हो जाएगा? अरे बोलो, 3 मोल होंगे ना ये। अरे मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास 28 तो 1 मोल हो गया। इसका मोलर मास 2 तो 6 डिवाइडेड बाय 2 3 मोल हो गया। इसके इनिशियली 0। टाइम टी इक्वल टू टी पर मान लेते हैं इसका 1 मोल खत्म हुआ, तो मैं कह सकता हूं ये बचेगा कितना? 1 - x। ये बचेगा कितना? 3 - 3x। ये बनेगा कितना? 2x। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या कहा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पर NH3 का वेट गिवन है 25.5 ग्राम, और ये क्या है? मोल। ये क्या है? मोल। और गिवन क्या है? मास। तो आप इस मास से मोल निकाल सकते हो इक्विलिब्रियम पर NH3 के। तो मैं कह सकता हूं मोल्स ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम will be equal to mass divided by molar mass of NH3। मोलर मास ऑफ NH3 क्या हो जाएगा? 17। ये 8.5, 17 प्लस 8.5 25.5, ये हो रहा है 1.5। तो मैं कह सकता हूं ये 2x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1.5 के बराबर। मतलब x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 0.75 के बराबर। और ये क्या है? 1.5 है। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 0.25। और ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2.25 माइनस कर दो तो ये 0.75। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन आ गए। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1 लीटर दे रखा है, मतलब जो मोल है वही कंसंट्रेशन होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। केसी डायरेक्ट लिख दूं? ये क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 0.75। 0.75, 0.75। ये समझ में आ रहा है ना कैसे लिखा मैंने? 0.75 का क्यूब। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। ये हो जाएगा 4/0.25 इंटू 0.75। करा था क्या किसी ने? क्या आ रहा था आंसर? क्या? कितना ला रहे थे? 16/3। देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं। 4 का क्यूब 64, 64/3 ये आंसर है। यूनिट क्या हो जाएगी? मोलर की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी कितना है यहाँ पर? -2। इस पे किसी को डाउट है तो बोलो।
एक और क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, गर्मी नहीं लग रही क्या आपको? तो यार करो ना यार इसको। हाँ। उनको बुलाना बिल्कुल बेकार है क्योंकि आप लोग ही सेट कर देते हो फिर अपने हिसाब से, है ना। केसी आपको दे रखा है, कोई रिएक्शन है, रिएक्शन सेम ही है, N2+3H2 गिव्स 2NH3। अब इस रिएक्शन का आपको केसी गिवन है 6 मोलर की पावर -2, ये आपको गिवन है। एट अ सर्टेन टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ N2H2NH3 0.1 0.2 0.3, then determine the direction of reaction at this instant। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यहां पर आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में इस इंस्टेंट पर रिएक्शन मूव करेगी, मतलब रिएक्शन का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा इस इंस्टेंट पर। और इंस्टेंट क्या है कि N2H2 और NH3 के मोल कितने गिवन है आपको? 0.1 0.2 0.3। अब एक बात मुझे बताओ, क्या जरूरी है ये टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम हो? नहीं। तो क्या मैं यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकता हूं? मैं क्या निकालूंगा? रिएक्शन कोशेंट, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं Q से। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.3 का स्क्वायर, तो मैं लिख दूं 0.3 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1 की पावर 1 इंटू 0.2 की पावर 3। कितना आया था ये? कितना? चलो ठीक है, मैं कर देता हूं 9, और ये हो जाएगा 4 0.04 0.08 900/8। अब एक बात मुझे बताओ, 900/8 करूंगा तो दिखाई दे रहा है 100 से तो ज्यादा ही है, और केसी कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। मतलब एक चीज समझ में आ रही है, क्यू बड़ा है या के? क्यू बड़ा है के से। अब आप मुझे बताओ ये कहां जाएगी? पीछे जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? तो मैं कह सकता हूं रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जल्दी समझ गए यार आप। एक और क्वेश्चन दिया था, क्या आ रहा है आंसर? 4/30, 4/3। देखते हैं एक बार, ये क्वेश्चन समझ में आ गया था? A2 गैस प्लस B2 गैस गिव्स C2 गैस प्लस D2 गैस। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दे रखा है, और 1 मोल ईच, 1 1 1 1, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 10 लीटर, Kc इज इक्वल्स टू 0.25। आपको क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना है A2 का। अच्छा अब इधर देखो, देखो क्यू वाले क्वेश्चन की पहचान पता है कैसे पता करते हैं अपन? एक आपने पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट में, परसेंटेज यील्ड, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो वहां पर आपको पता होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन की एक पहचान होती है। पहचान क्या होती है? कि एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट का आपको अमाउंट गिवन होगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट का आपको अमाउंट गिवन है, मतलब 99% वो क्वेश्चन कौन सा होगा? लिमिटिंग रिएजेंट का होगा। अगर सेम यहां पर मैं बात करूं, तो रिएक्शन क्वेश्चन का अपन क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे? अगर आपको क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन हो, साथ ही साथ सभी स्पीशीज का आपको अमाउंट गिवन हो, वो रिएक्शन क्वेश्चन का क्वेश्चन होगा। ये बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली समझ में आ रहा था रिएक्शन क्वेश्चन का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया क्वेश्चन में, ठीक है। पर इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए अपन को रिएक्शन क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्शन क्वेश्चन से यह पता चलेगा भाई रिएक्शन जाएगी कहां, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर क्यू निकालता हूं, तो क्यू तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा। क्यू क्या हो जाएगा? अगर मैं क्यू निकालूं तो क्यू हो जाएगा 1 × 1/1 इज इक्वल टू 1। और दिखाई दे रहा है क्यू क्या है? के से बड़ा है, मतलब रिएक्शन कहां मूव करेगी? बैकवर्ड।
ये बात समझ में आ रही है? अब एक बात मुझे बताओ, यहां से, स्टार्टिंग से नहीं, यहां से रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगी। अब एक बात मुझे बताओ, अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? डिक्रीज होंगे। और मुझे इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नजर आ रहे हैं, सबके 1 है। मतलब मैं कह सकता हूं इसका अगर 1 मोल डिक्रीज होगा तो इसका भी 1 डिक्रीज होगा, तो इनके बनेंगे कितने? मतलब मैं कह सकता हूं अगर इसका x डिक्रीज हुआ है तो इसका भी x डिक्रीज होगा, तो ये बचेंगे कितने? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। ये बनेंगे कितने? x x, तो टोटल कितने? 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। क्लियर सभी को? ठीक है। और मुझे एक चीज पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। क्या अपन ने क्वेश्चन में टेम्परेचर चेंज करा? नहीं करा। मतलब केसी तो क्या रहेगा? इंटैक्ट रहेगा। केसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मुझे एक बात बताइए, मोल है या कंसंट्रेशन? अरे टमाटर, ये तो मोल है, ये तो मोल है। कंसंट्रेशन निकालने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। और मजेदार बात पता है क्या है? 10 से डिवाइड करो या मत करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एनजी 0 है। मतलब मैं कह सकता हूं 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स इंटू 1/10 की पावर डेल्टा एनजी, जो कि 0 है। ये लिखना मत भूलना, वरना गड़बड़ी करोगे, बहुत बार ये भूल भी जाओगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये तो हो गया 1। ये क्या हो जाएगा? अच्छा, केसी की वैल्यू कितनी है? 0.25। और ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बोल सकता हूं। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं पूरी की पावर में क्या आ गया? 2, है ना? तो वही तो लिखा है। अच्छा, ये कुछ दिखाई दे रहा है। 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.25 होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। करो इस, और इसको 0.5 प्लस 0.5 एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये इधर गया और ये इधर आया, 1.5 एक्स इज इक्वल टू 0.5, तो एक्स आ जाएगा 1/3, 0.33। ये बात समझ में आ रही है? ये क्या है? मोल है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अपन को निकालना क्या था? कंसंट्रेशन किसका? A2 का। अच्छा, मुझे बता सकते हो A2 के मोल्स कितने होंगे? 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, एक्स अपन निकाल चुके हैं, 1 प्लस 0.33, ये टोटल मोल्स हो जाएंगे A2 के एट एट इक्विलिब्रियम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये वॉल्यूम डिवाइड करना मत भूलना। एक ऑप्शन में जरूर डालूंगा जो होगा 1.33, और एक डालूंगा जो होगा 1.33 डिवाइडेड बाय 10। ये हो गया 1.33 डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएगा 0.133 मोलार। इसमें किसको डाउट है तो बोलो। ये किस किस से हो गया था? डिवाइड नहीं करा ना आपने? हाँ। सर इतना भी क्यों करें हम? ठीक है, मत करो, है ना? सुनो ध्यान से, एक और चीज सुनो, मत करो ये भी। अरे प्रॉपर मेथड यही है ना? ये भी मत करो। आपको लग रहा है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ले जाओ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, एक्स नेगेटिव आ जाएगा। पर ऐसे नहीं कि एक्स का मॉड्यूलस ले लो, है ना? यहां पर ऑटोमेटिकली साइन जो है वो अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। अगर एक्स नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव पुट करना। यहां पर डेफिनेटली एक्स नेगेटिव आएगा। कब? जब आप यहां पर मान के चलोगे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। और नेगेटिव भी कितना आएगा अब आपको समझ में आ गया होगा। नेगेटिव कितना आएगा? -0.33। अगर आप इसको लिखते हो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से -0.33। जब यहां पर पुट करोगे तो माइनस ऑफ माइनस, ऐसे नहीं मॉड्यूलस बनाऊंगा मैं तो। नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। ऐसे मत करना, अपने आप गेस मत कर देना। तो माइनस ऑफ माइनस करोगे तो ये अपने आप कितना आ जाएगा? 1.33 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? हेडिंग लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये मैं डाल दूं पूरा?
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पता है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? याद करो, पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, बहुत बार। फॉर्मूला बता दो एक बार। मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन, यही है फॉर्मूला। तो हेडिंग लिख दो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मिटा दूं? सर दो आंसर आ रहे हैं इसके, 4 एंड 1.33। आपका 4 कैसे आ रहा है? हेडिंग लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो अभी तक जब भी मैंने आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बात करी थी, तो अपन सिर्फ फॉर्मूले के बारे में बात करते थे, है ना? इनके कभी भी अपन ने क्वेश्चन डिस्कस नहीं करे। और मैं हमेशा आपको रेफरेंस देता था कि याद करो, आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला मोल कांसेप्ट और केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, है ना? इसको अब ढंग से पढ़ लेते हैं एक बार। तो हेडिंग लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? अल्फा से, ठीक है? तो इसको डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ moles of, it is defined as the fraction of moles of reactant, it is defined as the fraction of moles of reactant dissociated, it is defined as the fraction of moles of reactant dissociated, ठीक है? फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, फ्रैक्शन बोल रहा है मतलब रेशियो होगा, रेशियो होगा किसका? मोल्स का। फ्रैक्शन ऑफ मोल्स मतलब रेशियो किसका होगा? मोल्स का होगा, ठीक है? और करके एक और डेफिनेशन लिखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर डिसोसिएटेड, the number of molecules which are dissociated, the number of moles, the number of moles which are dissociated from 1 mole of, from 1 mole of reactant, from 1 mole of reactant, अगर पहली डेफिनेशन की बात करूं तो पहली डेफिनेशन मैंने लिखाई है फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? रेशियो। रेशियो किसका? मोल का। और मोल भी कौन से? मोल्स डिसोसिएटेड। मतलब मैं बोल सकता हूं अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन। जब भी अपन डिसोसिएटेड मोल्स की बात करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? कब बात करेंगे? इनिशियल मोल्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो यहां से क्या आएगा? रेशियो आएगा। अगर आपसे कोई परसेंटेज पूछ ले तो इनटू क्या कर लेंगे? 100, ठीक है? एक और डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है, नंबर ऑफ मोल्स विच आर डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, है ना? इसका मतलब क्या है? 1 मोल रिएक्टेंट से कुल मिलाकर जितने भी मोल डिसोसिएट होंगे, 1 मोल रिएक्टेंट से कुल मिलाकर जितने भी मोल डिसोसिएट होंगे वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है? अब सुनना ध्यान से। सपोज करो 1 मोल रिएक्टेंट है और इससे मैंने कह दिया 0.25 मोल डिसोसिएट हो गए। कितने मोल डिसोसिएट हो गए? 0.25 मोल डिसोसिएट हो गए, ठीक है? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? 0.25। क्या हो जाएगा? 0.25। देखते हैं कैसे 0.25 होगा। मुझे एक बात बताओ, 0.25 डिसोसिएट हुए तो रह कितने गए? 0.75। तो डिसोसिएट कितना हुआ? 0.25। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 0.25, इनिशियल कितना लिया था? 1, ये आगे 0.25। और डेफिनेशन बिल्कुल सेटिस्फाई मार रही है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में क्या कह रहा है? इनिशियल रिएक्टेंट के मोल कितने लिए? 1। मतलब जितने डिसोसिएट होंगे वही तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। ये बात समझ में आ रही है? और मैंने क्या बोला? 1 मोल से कुल मिलाकर जितने रिएक्टेंट डिसोसिएट हो रहे हैं, 1 मोल से कुल मिलाकर जितने रिएक्टेंट डिसोसिएट हो रहे हैं वही क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब पर यूनिट मोल के लिए मैंने इसको डिफाइन कर लिया। ठीक है, पर यूनिट रिएक्टेंट के मोल के लिए मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, मोल से डिसोसिएटेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जरूरी है क्या हमेशा मोल से डिसोसिएट हो? ऐसा भी तो हो सकता है प्रेशर डिक्रीज हो गया हो, क्योंकि अपन जानते हैं गैसेस के केस में अपन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखूं तो इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स अपॉन ए से। एक्स क्या है, मोल्स डिसोसिएटेड, ए क्या है, इनिशियल मोल्स टेकन, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां पर एक्स क्या हो सकता है, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स। अब मोल्स की जगह अपन प्रेशर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ए क्या हो जाएगा, इनिशियल मोल्स, या मैं कह दूं इनिशियल प्रेशर। एग्जाम्पल, ए प्लस बी गिव्स सी। मुझे एक बात बताओ, ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। मान लो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर इसके 5 मोल थे, इसके 6 मोल थे और इसके 0। ठीक है, ये इसके भी 5 ही मान लो, इसके 5, इसके 5 और इसके 0। और टाइम टी इज इक्वल टू टी पर इसके 0 रह गए, इसके 0 रह गए और इसके कितने बन जाएंगे, 5। तब आप मुझे बता सकते हो कि ए का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, अल्फा ए क्या होगा, कितने डिसोसिएट हुए, कितने खत्म हुए, 5। इनिशियल कितने थे, 5 इंटू 100 परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 100%। इसका मतलब ये है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मैक्सिमम वैल्यू 100 हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं, इरिवर्सिबल टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं, वो 100% कंप्लीशन अटेन करती हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन अल्फा मैक्स कितना हो सकता है, 1 के बराबर और 100%। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या अल्फा 100% आ सकता है? नहीं आ सकता। मतलब मैं कह सकता हूं फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से लेकर 1 तक। और अल्टीमेटली अपन को जो अल्फा निकालना सीखना है वो किसके लिए सीखना है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए निकालना सीखना है। क्योंकि मुझे पता है रिवर्सिबल रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में कंप्लीशन अटेन नहीं करेगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक और चीज यहां पर आती है, यहां पर ना अपन को अल्फा लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसको भी देख लेते हैं एक बार, ये मिटा दो पूरा मैं। फटाफट लिखो। ये मिटा दो सिर्फ ये। ये मिटा दो पूरा। तो फिर कर क्या रहे हो यार आप लोग? इसमें कुछ छोड़ना, समझने वाली बात है, समझने वाली बात थी क्या? समझ लिया तो फिर घर पे जाके लिख लेना, सोच सोच के। और अगर सोचाई में नहीं आए तो पानी पी पी के सोचना। ये मिटा रहा हूं मैं, यहां तक मिटा रहा हूं। अब सुनना ध्यान से, एग्जाम्पल से समझते जाएंगे अपन। ए गिव्स बी प्लस सी, केस 1 0 0।
अच्छा अब इधर देखो, मान लेते हैं यहाँ पर अल्फा मैं लेकर चल रहा हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा यहाँ पर क्या है? डिग्री ऑफ डिसो, ठीक है? क्या कह रहे हो? अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इधर देखो क्वेश्चन क्या है, समझना ध्यान से। आप मुझे ये बताइए, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके इनिशियल मोल 1 0 0, ठीक है? अब अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो कौन सी वैल्यू सही है? 1 - अल्फा सही होगा, 1 - 2 अल्फा सही होगा, 1 - 3 अल्फा सही होगा? ये तीनों ही सही होगी? हाँ, तीनों ही सही होंगी। ओनली ये सही होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। मैंने आपको बताया था, एक मोल रिएक्टेंट जितना खत्म होगा वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। एक मोल में से जितना भी रिएक्टेंट खत्म होगा वही क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है? अब आप मुझे बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना? अल्फा। तो एक मोल से खत्म कितना होगा? अल्फा। एक मोल ही तो है ये, खत्म कितना होगा? अल्फा। तो 1 - अल्फा। ये बात समझ में आ रही है? 1 - 2 अल्फा तो हो ही नहीं सकता, 1 - 3 अल्फा भी नहीं हो सकता। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला याद करो, DOD इज इक्वल्स टू, इसको बोलता हूं अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा बोलते हैं। मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन, इनिशियल मोल कितने थे? 1। तो खत्म कितना हुए? 1 × अल्फा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अगर इनिशियल मोल AK2 लेता हूं तो सही कौन सा होगा? समझ में आ रहा है? सुनना ध्यान से। डेफिनेशन क्या बताई थी? एक मोल से कुल मिलाकर कितने मोल खत्म हो रहे हैं, है ना? अब यहां पर कितने मोल हैं? 2। अगर एक मोल से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करूं अल्फा है, तो एक मोल से खत्म कितना होगा? अल्फा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो एक मोल से खत्म कितना होगा? अल्फा। तो 200 होगा। आंसर ये रहा। ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यहां 2 रख दो। तो मोस्ट डिसोसिएटेड कितना होगा? 2 अल्फा। तो बचेगा कितना? 2 - 2 अल्फा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, इधर क्लियर है बात सभी को? किसको डाउट है तो बोलो। अच्छा, इतना कैसे समझ में आया था? रुको अभी। QA gives B plus C time case 1। इसको तो मिटा दूं पहले, वरना देख देख के बताओगे, बहुत चालाक हो। बताओ। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, मतलब एक से कितना खत्म होगा? अल्फा। तो एक से कितना खत्म होगा? सिर्फ यहाँ 2 दे रखा है, इस 2 से कुछ फर्क पड़ेगा? स्टोइकियोमेट्री से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 - अल्फा। अच्छा, यहां पर और यहां पर ऐसा तो नहीं वहां से बिल्कुल टिपे जा रहे 1 2 3 1 2 3? बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां का समझाऊं आपको, तो अपन को पता है अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो एक से कितना खत्म होगा? अल्फा। 2 से कितना होगा? 2 अल्फा। 3 से कितना होगा? 3 अल्फा। तो बचेगा कितना? 3 - 3 अल्फा। जब इतना आ रहा है तो फिर एक और बता दो, Na gives B plus C टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसके A, इसके 0, इसको 0। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो इसको क्या होगा? A - अल्फा, A - A अल्फा, A - Na अल्फा। A - A अल्फा। 1
से अल्फा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो एक से खत्म कितना होगा अल्फा, दो से कितना होगा दो अल्फा, ए से कितना होगा तो बचेगा कितना। ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताइए बनेगा कितना लड्डू। भावनाओं में मत बह जाना। एन से बन रहा है एक, तो एक से बनेगा 1/n, तो ए अल्फा से बनेगा ए अल्फा बाई एन। लड्डू हो रहा है काम सारा। भावनाओं में बिल्कुल बहोगे आप तो बिल्कुल। ये बिल्कुल बेसिक है यार, तो बिल्कुल बेसिक 10th क्लास में सीखा था अपन ने। मतलब 10th क्लास में भी मोल कॉन्सेप्ट था, वहां पर भी स्टोइकियोमेट्री यूज करते थे आप। क्या सिलेबस? क्वेश्चन लिखेंगे। चलो ठीक है, मान लिया 10th क्लास में रिड्यूस सिलेबस था, 11th में तो नहीं था। 11th में ऑनलाइन क्लास करी थी, और ऑनलाइन में ये जबरदस्त फायदा था कि आप कितनी बार भी देख सकते हो, इनफाइनाइट टाइम देख सकते हो। कितनी बार भी देख सकते हो आप। फटाफट लिखो, क्वेश्चन लिखेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन कराने यार, ऐसे तो फिर क्वेश्चन कैसे होंगे इतने सारे। क्वेश्चन लिखेंगे। फटाफट लिखो। यहाँ पर ये कह रहे हैं खुशी जो भी कमारी, कवारी नहीं कुमारी होगा भाई। वो वो क्या सरनेम जो होता है ना वो बिल्कुल हाइड हो जाता है, के यू दिखाई दे रहा है ना। वो कह रहे हैं देखो 9th में था सर ये सिलेबस में, तो 9th में थोड़ी ना कट हुआ था सिलेबस। इंटरनेशनल बोर्ड में होंगे वो शायद, है ना। 3a plus 2b gives c for the reaction 3a plus 2b gives c। आप ऐसे हेल्प करते रहा करिए मेरी, खुशी को बोल रहा हूं मैं, है ना, वरना आप लोग पागल बनाओगे मेरे को बैठे बैठे, है ना। 3a plus 2b gives c for the reaction initial moles of a and b are, for the reaction initial moles of a and b are 8 and 4 respectively, and at equilibrium and at equilibrium total moles are 10.4, and at equilibrium total moles are 10.4. Then find degree of dissociation of A and B. Then find degree of dissociation of A and B. फटाफट। Then find degree of dissociation of A and B. हो जाएगा।
दो ही चीजें निकालनी थी। हाँ, क्या आ रहा है आंसर? क्या? कहां से बोल रहे हो? हाँ, बोलो ना। 0.3 0.6 बिल्कुल गलत है। 0.15 बिल्कुल सही है। 0.15 और दूसरा 0.2 बिल्कुल सही है। देख लेते हैं एक बार। मान लेते हैं x खत्म हुए हैं, है ना? तो इसके कितने मानू, 3x मानू या x मानू? कुछ भी मान सकता हूं। यहां पर मैं कुछ भी मान सकता हूं, ठीक है। पर आसान कैलकुलेशन कहां से होगी? 8 माइनस 3x लेकर। ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2x। ये कितना हो जाएगा? x। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि यहां पर 3x क्यों लिया, 8 माइनस 8x क्यों नहीं लिया? ये x क्या है? मोल्स डिसोसिएटेड है, वहां पर अल्फा था, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, ठीक है। अब मैंने मान लिया ये इक्विलिब्रियम टाइम है, और कहा जा रहा है इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स कितने हैं? 10.4 के बराबर। मतलब मैं कह सकता हूं टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? 8 माइनस 3x प्लस 4 माइनस 2x प्लस x इज इक्वल टू 10.4। इसको मैं बोल सकता हूं 12 माइनस 4x इज इक्वल टू 10.4। ये कितना हो जाएगा? इसको मैं बोल सकता हूं 1.6। 4x इज इक्वल टू 1.6, x आ जाएगा 0.4। जब वैल्यू यहां पर पुट करोगे 0.4, तो ये हो जाएगा 1.2। अरे भाई ये 0.4 कितना हो जाएगा? 1.2। पर इतना भी मैं क्यों निकालूं, है ना? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सुनना ध्यान से। 8 माइनस 1.2 लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं? 4 माइनस 0.8। और इसको क्या लिख सकता हूं? 0.4। इसको सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि निकालना क्या है? अल्फा। अब आप मुझे बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए। मोल्स डिसोसिएटेड, ए के कितने मोल्स डिसोसिएट हुए? 1.2। इनिशियल कितने थे? 8। 1.2 डिवाइडेड बाय 8। इसको मैं बोल सकता हूं 12 अपॉन 8 इंटू 10। 3 2 3 बाय 20 1.5। अल्फा ऑफ बी क्या हो जाएगा? मोल्स डिसोसिएटेड 0.8। इनिशियल मोल्स कितने थे? 4। तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 4 इंटू 10। 2 बाय 10 0.2। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। ये 1.5, हाँ ये 0.15 है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। सेम क्वेश्चन है। इनिशियल मोल ए और बी के हो गए 6 एंड 4, और टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम है 8। सेम क्वेश्चन है ना? बी पार्ट करके रिएक्शन लिख लो बस ऐसे। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 0। और आपको कहा जा रहा है टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम अब हो जाएंगे 8। आपको क्या निकालना है? अल्फा ए अल्फा बी। फटाफट सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। कितना? 0.1 0.1। 0.25 किसका? किसका? अल्फा ए 0.25। अल्फा बी भी तो निकालो। वो भी 0.25। मतलब 25% कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, और किसी का आया 25%? आ गया। देखो इधर,
टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर मैं बोल सकता हूँ ये हो जाएगा 6 माइनस 3x, ये हो जाएगा 4 माइनस 2x, और ये कितना हो जाएगा x। टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे 6 माइनस 3x प्लस 4 माइनस 2x प्लस x इज इक्वल टू 8। तो अब मैं यहां पर बोल सकता हूँ ये कितना हो गया 10 माइनस 4x इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.5। तो यहां पर ये आ जाएगा 6 माइनस 1.5, 4 माइनस 0.4 माइनस 1, और ये आ जाएगा 0.5। अब अगर मैं अल्फा ऑफ ए की बात करूं, ये समझ में आ रहा है ना, अल्फा ऑफ ए की बात करूं तो आप मुझे बताओ ए के कितने मोल डिसोसिएट हुए 1.5, इनिशियल कितने थे 6, तो मैं बोल सकता हूं ये 1/4 हो गया। 1/4 इज इक्वल टू 0.25 और 25%। ठीक है, अच्छा अल्फा बी क्या हो जाएगा, ये खत्म कितना हुआ 1, इनिशियल कितना था 4, ये आ गया 0.25 और 25%। एक मजेदार बात समझ में आ रही है यहां पर, सुनना ध्यान से। मजेदार बात पता है क्या है, इतना निकालने की भी जरूरत नहीं थी। क्यों, यहां पर अगर मैं इसके स्टोइकियोमेट्री देखूं 3 है 2 है, स्टोइकियोमेट्री क्या बताता है कि इस रेशियो में रिएक्टेंट के मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर 3:2 का रेशियो है, पर अगर मैं इसके इनिशियल मोल्स देखूं तो इसका रेशियो क्या है 2:1। मतलब स्टोइकियोमेट्री का जो रेशियो है और इनिशियल मोल्स का जो रेशियो है वो क्या मैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए इन दोनों का अल्फा अलग अलग आया। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए एंड बी का रेशियो क्या है 3:2, और इनके इनिशियल मोल्स का रेशियो भी क्या है 3:2। अगर ये जो रेशियो है दोनों इक्वल है तो इनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इक्वल होंगे। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ये कंक्लूजन जरूर लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फटाफट लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो फटाफट। ए और बी का जो स्टोइकियोमेट्री का रेशियो है वो 3:2 है, और अगर इनके इनिशियल मोल्स का रेशियो भी स्टोइकियोमेट्री के रेशियो के बराबर है तो इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, इक्वल होगा। इनिशियल मोल्स का रेशियो और स्टोइकियोमेट्री का रेशियो अगर इक्वल है, इनिशियल मोल्स का रेशियो और स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल है, तो इनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल होंगे। यहां पर इनके कौन है, रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन बोलू। फॉर 2SO2 plus O2 gives 2SO3, 2SO2 plus O2 gives 2SO3. Initial moles of SO2 and O2 are, initial moles of SO2 and O2 are 8 and 4 respectively, 8 and 4 respectively, full stop, 8 and 4 respectively, full stop. If degree of dissociation of SO2, if degree of dissociation of SO2 is 50%, if degree of dissociation of SO2 is 50%, then find degree of dissociation of O2, और अगर ये नहीं पता होता तो निकालने बैठ जाते हैं, है ना। then find degree of dissociation of O2, then find degree of dissociation of O2 and mole fraction of SO3, and mole fraction of SO3 at equilibrium, फटाफट। SO3 at equilibrium, mole fraction of SO3 at equilibrium। क्या मैं यहां पर आप
डायरेक्टली लिख सकता हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ O2 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ SO2 इज इक्वल टू 50%। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, ये 2 ये 1, मतलब 2:1, और ये भी देखो 2:1, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन दोनों के क्या होंगे? इक्वल। हाँ, क्या बता रहे हैं आप? 1/4। और किसी का? हाँ, 0.4 बिल्कुल सही आंसर है। देख लेते हैं एक बार। अल्फा ऑफ O2 इज इक्वल टू अल्फा ऑफ SO2 इज इक्वल टू 50%। ठीक है, ये तो समझ में आ गया डायरेक्टली, फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा टाइम t इज इक्वल टू टी पर 8 - 2x, 4 - x, ये बनेगा कितना? 2x। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि SO2 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 50%। सुनना ध्यान से, अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करूं तो ये कितना हो गया? 0.5। मतलब एक से कितना खत्म हुआ? 0.5। तो 8 से कितना खत्म होगा? 4 खत्म। 8 - 4 इज इक्वल टू 4। तो मैं कह सकता हूं 2x की वैल्यू क्या रही होगी? 2x की वैल्यू क्या रही होगी? 4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। और अपन कैसे निकालते हैं इन जनरल? अगर ऐसे बात करें, अपन निकालते कैसे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं भाई? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना सर ने फॉर्मूला बताया था? 50% इज इक्वल टू मोस्ट डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल कितने लिए गए हैं? 8 परसेंट में है तो 100, तो मोस्ट डिसोसिएटेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। अब बिन फालतू इतना लंबा करते हैं। अगर डेफिनेशन याद रहेगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? अल्फा यहां पर कितना है? 0.5। इसका मतलब क्या है? एक से कितना खत्म होगा? 0.5। अब है कितने? 8। तो 8 से कितने खत्म होंगे? 4। तो बचा कितना? 4। ये बात समझ में आ रही है? अब 8 से 4 खत्म हो रहे हैं, मतलब 2x कितना हो गया? 4। तो x की वैल्यू आ गई 2, तो यहां पर रखोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2। ये कितना आ जाएगा? 4। मतलब मैं कह सकता हूं एट इक्विलिब्रियम SO2 के मोल्स कितने हैं? 4। O2 के कितने हैं? 2। SO3 के कितने हैं? 4। अपन को निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3। मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ SO3 कितना? 4 डिवाइडेड बाय 10, 0.4 आंसर है। मैं आपको हर क्वेश्चन को दो दो तीन तीन तरीके से बता रहा हूं, ध्यान रखना इन सभी को, मेथड को, और आज ही जाके रिवाइज करना, वरना वही कन्वेंशनल मेथड आप यूज करोगे, ऐसे करने बैठ जाओगे। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर सी सॉलिड, सी, ये घर से करके लाना। फॉर सी सॉलिड प्लस S2 गैस गिव्स CS2 गैस, एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सेप्शन किसका ही है? होगी कौन सी? इनिशियली 24 ग्राम कार्बन, 64 ग्राम SO2। इनिशियली 24 ग्राम कार्बन, 64 ग्राम SO2 and 76 gram CS2 were taken. Initially 24 gram carbon, 64 gram S2 and 76 gram CS2 were taken, and at equilibrium concentration of CS2 is equals to 3 times concentration of S2. बोर्ड पे लिखा हुआ है at equilibrium concentration of CS2 is equals to 3 times concentration of S2. Then find Kp. Then find Kp. घर से करके लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे।
For H2 plus I2 gives 2HI. For H2 plus I2 gives 2HI. At equilibrium, molar concentration of H2 at equilibrium, molar concentration of H2 at equilibrium, molar concentration of H2, comma I2 and HI are 1.2, 2.4, 1.6. At equilibrium, molar concentration of H2, I2 and HI are 1.2, 2.4 and 1.6 molar respectively, present in a 2-liter container. Present in a 2-liter container. Then find first part Kp. Second part initial moles of H2 and I2. Then find Kp first part. सेकेंड पार्ट है इनिशियल मोल्स ऑफ H2 एंड I2. फटाफट सॉल्व करो. हो जाएगा. बिल्कुल सही है. कितना? 3.2 सही है, 2.2 गलत है. एट बाय 9 Kp बिल्कुल सही है. इनिशियल मोल्स क्या होंगे H2 और I2 के? मतलब ये आप बता रहे हो इनिशियल भी यही रहेगा, मतलब इनिशियली पहले से प्रोडक्ट बना हुआ था. हाँ, 4 गलत है आपका. मुझे एक बात बताओ, 1 क्या बता रहे हो H2 का? कहां से बता रहे हो? 1 बता रहे हो H2. 1 खत्म होने के बाद 1.2 बचा है, इनिशियल 1 कैसे हो सकता है? 2 है सही, 2 बिल्कुल सही है. कितना? 3.2 बिल्कुल सही है. इधर देख लो एक बार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. T इज इक्वल टू 0. इधर देखो, अब इसके इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन ही नहीं है. एक चीज तो समझ में आती है, ये तो 0 ही होगा, है ना? ये मान लो A, ये मान लो B. टाइम T इज इक्वल टू T पर मुझे एक चीज समझ में आती है, जितना खत्म होगा उतना ही ये खत्म होगा, और इसका दुगुना ये बनेगा. मान लेते हैं X खत्म हुआ तो बचेगा कितना? A माइनस एक्स. तो ये खत्म कितना होगा? X. तो बचेगा कितना? B माइनस एक्स. ये बनेगा कितना? 2x. और मजेदार बात यह है कि इनकी वैल्यू इक्विलिब्रियम पर आपको गिवन है. मतलब मैं कह सकता हूं 2x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1.6 के बराबर. मतलब यहां से मैं निकाल सकता हूं 2x इज इक्वल टू 1.6, x इज इक्वल टू 0.8. ठीक है. अच्छा, a माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है 1.2. a माइनस इसकी वैल्यू आ चुकी है 0.8 इज इक्वल टू 1.2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2. b माइनस एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 2.4, तो b माइनस एक्स को रख देता हूं मैं 0.8 इज इक्वल टू 2.4, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3.2. खत्म हो गया. इसमें कहां दर्द था? एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको. कंसंट्रेशन ही मान के चल रहा हूं मैं तो ये बोल रहा हूं ये मोलर है. बोलो ना अब क्या हुआ? मोल्स थोड़ा पूछा था, इनिशियल मोल्स पूछा था.
तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। मोल्स लिखा मैंने, मोल्स बोला आपको, तो मोल्स आ जाएंगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये कितना आया है? ये ए आ गया 2 मोलर, बी आ गया 3.2 मोलर, और एच आई कितना आ जाएगा? 1.6 मोलर। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोल्स भी आ जाएंगे। आप मोल्स बता रहे होंगे 4 और 6.4, पर 6.4 तो मैंने सुना ही नहीं था। मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 से मोल्स निकालने के लिए। ये तो कंसंट्रेशन है ना। इस पे किसी को डाउट है तो बोलो। अच्छा, केपी तो धमाधम आ जाएगा, कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इतना, क्योंकि मुझे पता है केपी और केसी बराबर होंगे, क्योंकि डेल्टा एनजी 0 है। और देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है आपको, तो मैं कह सकता हूं सिंस डेल्टा एनजी इज इक्वल्स टू 0, केपी इज इक्वल्स टू केसी इज इक्वल्स टू, केसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच आई का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? 1.6 का स्क्वायर, तो 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय H2 का कंसंट्रेशन कितना है? 1.2 डिवाइडेड बाय I2 का कंसंट्रेशन कितना है? 2.4। सॉल्व कर लो इसको। ये 4, ये 3, ये 4, ये 6, ये 2, ये 3, 4 2 8, 8/9। और याद करो मैंने बताया था केपी और केसी जब बराबर होंगे तो यूनिटलेस टर्म होगी। यूनिटलेस है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को भी डाउट है तो बोलो। सर इतना करेंगे क्या? इतना भी करने की जरूरत नहीं है। एक बात सुनना, अपन को दो चीजें निकालनी थी इस क्वेश्चन में। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। अपन को इस क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी थी। केपी, केपी तो डायरेक्टली आ जाएगा यहां से, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। और क्या निकालना था? इनिशियल मोल्स, है ना, या आप बोल दो इनिशियल कंसंट्रेशन। एक बार कंसंट्रेशन आ गया तो मोल्स भी आ जाएंगे, है ना। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको ये ए भी कुछ भी मानने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे लगाना है देखना है यहां पर। मुझे एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम पर ये कितना है? 1.6। इक्विलिब्रियम पे ये कितना है? 2.4। और ये कितना है? 1.2। ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ये जितना भी बनेगा उसका आधा ये खत्म होगा? सुनना ध्यान से, ये जितना भी बनेगा उसका आधा ये खत्म होगा। ये बना कितना तो ये खत्म कितना होगा? मतलब कह सकता हूं जितनी रिएक्शन हुई होगी इक्विलिब्रियम पे आने के लिए, जितनी रिएक्शन हुई होगी इक्विलिब्रियम पे आने के लिए, इसको खत्म करा होगा 0.8, इसको खत्म करा होगा 0.8। 0.8 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 2.4 प्लस 0.8 3.2, 1.2 प्लस 0.8 2। बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट आंसर आएगा। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन पक्का? हाँ, कहाँ हो? यहां पर स्टोइकियोमेट्री देखकर समझ में आ रहा है कि ये जितना भी बनेगा उसका आधा ये खत्म होगा, क्योंकि समझ में आ रहा है अगर इसके एक खत्म होंगे तो इसके बनेंगे तो, मतलब जितना भी बनेगा उसका आधा ये खत्म होगा। ये बना कितना? 1.6। मतलब ये खत्म कितने होंगे? इसका आधा खत्म होंगे। इसका आधा कितना हो जाएगा? 0.8। मतलब ये 0.8 खत्म हुआ होगा, ये 0.8 खत्म हुआ होगा इक्विलिब्रियम आने के लिए। इक्विलिब्रियम पे आने के लिए ये दोनों कितने खत्म हुए होंगे? 0.8 0.8। इक्विलिब्रियम पे दे रखा है 1.2 2.4, तो प्लस कर देंगे 0.8 0.8 तो इनिशियल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? हार्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। For PCl5 gives PCl3 plus Cl2 for PCl5. For PCl5 gives PCl3 plus Cl2. Initial pressure is 4 atm. Initial pressure is 4 atm at equilibrium. At equilibrium. Initial pressure is 4 atm full stop at equilibrium. Total
At equilibrium, total pressure is 6 atm. Total pressure is 6 atm. Total pressure is 6 atm. Then find Kp and alpha. Then find Kp and alpha of PCl5. फटाफट. Kp2 अल्फा 0.5 बिल्कुल सही आंसर है. बाकी भी निकालो फटाफट. आ गया होगा. टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल आपको बोल रखा है प्रेशर कितना है 4 एटीएम. बाय डिफॉल्ट समझ में आ रहा होगा कि इनिशियली सिर्फ यही मौजूद होगा तो इसी का प्रेशर होगा. ठीक है, ये क्या हो जाएंगे 0 0. टाइम टी इज इक्वल टू टी पर यहां पर दिखाई दे रहा है स्टोइकियोमेट्री क्या है 1. मतलब मैं कह सकता हूं अगर इसका 1 मोल खत्म होगा तो इसके कितने बनेंगे 1 मोल. इसका कितना बनेगा 1 मोल. सर यहां तो प्रेशर दे रखा है, आप मोल की बात कर रहे हो. याद करो गैस है और गैस के लिए मैं यूज करता हूं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. टी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, कुछ भी मेंशन नहीं है. बाय डिफॉल्ट ये क्या होंगे कांस्टेंट. मतलब मैं कह सकता हूं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. अब आप मुझे बताओ अगर मोल एक खत्म हो रहा है, एक यूनिट खत्म हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं प्रेशर की भी एक यूनिट कम हो रही होगी क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर ये डबल होगा तो ये भी डबल हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही है क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होल्ड कर रहे हैं. ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका अगर एक्स एटीएम खत्म हो रहा है तो इसके बनेंगे कितने, या इसका प्रेशर कितने से बढ़ेगा एक्स एटीएम से बढ़ेगा और इसका भी एक्स एटीएम से बढ़ेगा. मतलब कह सकता हूं 4 माइनस एक्स. तो ये प्रेशर लगाएगा एक्स, ये लगाएगा एक्स. कब लगाएगा इक्विलिब्रियम पर, मैंने मान लिया. अब क्वेश्चन में कह रहा है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम है 6 एटीएम. तो टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर इन तीनों के कारण होगा. और ऐसे क्वेश्चन अपन कर भी चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में, है ना. तो टोटल प्रेशर पीटी किसके बराबर है 6 के बराबर. ये किसके बराबर हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स. तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 एटीएम. मतलब ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2. अब निकालना क्या है केपी. तो केपी निकल जाएगा. देखो इनके पार्शियल प्रेशर आ गए. अब पार्शियल प्रेशर आ गए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2. ये आ जाएगा 2. यूनिट क्या हो जाएगी एटीएम. इसमें किसी को डाउट है तो बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. फॉर N2, for N2 plus 3H2 gives 2NH3. For N2 plus H2, for N2 plus 3H2 gives 2NH3. Initial pressure is 10 atm. Initial pressure is 10 atm. Initial pressure is 10 atm. And at equilibrium, alpha is 20%. And at equilibrium, alpha is 20%. Then find total pressure at equilibrium. Then find total pressure at equilibrium and Kp. And Kp. करो फाइन.
PCl5 में 2 कैसे आया x के नीचे? अरे टमाटर देखो ना, यहाँ पर x की वैल्यू 2 आई थी, तो 4 - 2 करोगे तो 2 आएगा। हाँ, अब किसी ना किसी का तो होगा, क्वेश्चन यही है। क्या हुआ, शुरू नहीं हो पा रहा क्या क्वेश्चन? हेल्प करूं क्या? टोटल प्रेशर 9 बिल्कुल सही है। देखो एक बार इधर सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर एक बात बताओ यार, कितने चालू हो आप? यहाँ पर इनिशियल प्रेशर बोला था तो सिर्फ एक ही स्पीशीज थी, तो समझ में आ गया था कि भाई इसका ही प्रेशर होगा। अब यहाँ पर इनिशियल प्रेशर कह रहे हो 10 atm, पर ये है, दो दो है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर प्रेशर है मिक्सचर का, प्रेशर है मिक्सचर का कितना, 10 atm, मतलब ये जो प्रेशर होगा ये किसके कारण होगा? N2 के कारण भी होगा और H2 के कारण भी होगा। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, तो ये जो प्रेशर होगा ये किस रेशियो में डिवाइड होगा इनके बीच में? 1:3। जिस रेशियो में यहां पर ये रिएक्ट करेंगे उसी रेशियो में ये प्रेशर एग्जिबिट करेंगे। ये बात समझ में आती है? ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो 10 atm प्रेशर है ये कुल मिलाकर 4 पार्ट में टूटेगा। एक इसका, 3 इसके, मतलब ये 2.5, ये 7.5। क्योंकि अपन जानते हैं कि ये और कुछ नहीं, मोल रेशियो होते हैं, मोल के रेशियो होते हैं। और अभी अपन ने देखा गैसियस रिएक्शन के केस में पार्शियल प्रेशर और मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब जिस रेशियो में मोल रिएक्ट करेगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी रेशियो में पार्शियल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया 2.5, 7.5, ये हो जाएगा 0। अब दूसरा डाउट ये आएगा, सर एक बात बताओ, ये जो अल्फा दे रखा है किसका दे रखा है? किसी का भी मान लो, क्योंकि सेम ही होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि आप खुद देखिए, यहां पर जो स्टोइकियोमेट्री का रेशियो है और यहां पर इनके इनिशियल प्रेशर का जो रेशियो है वो सेम है, मतलब दोनों का अल्फा सेम होगा। ये बात समझ में आ रही है? कितना परसेंट हुआ? 20%। तो ये बचेगा कितना? अच्छा सुनो, अब मुझे बताना, डायरेक्ट बताना, डायरेक्ट। अल्फा 20% है, मतलब एक से खत्म कितना होगा? 0.2। तो दो से कितना खत्म होगा? तो 2.5 से कितना खत्म होगा? 0.5। बात समझ में आ रही है? मतलब मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा 2.5 माइनस 0.5, डायरेक्टली लिख दूं, किसी को दिक्कत तो नहीं है? किसी को भी दिक्कत? और अगर दिक्कत आ रही है तो क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल वही कन्वेंशनल मेथड, क्या है? 20% इज इक्वल्स टू प्रेशर डिक्रीज्ड, प्रेशर डिक्रीज्ड अपॉन इनिशियल प्रेशर टेकन 2.5 इनटू 100। प्रेशर डिक्रीज्ड 0.5 atm। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना हो जाएगा? 7.5 माइनस 1.5। सुनना कैसे, एक से खत्म कितना होगा? 0.2। एक से खत्म कितना होगा? 0.2। तो आप मुझे बताओ 7 से कितना खत्म होगा? 1.4। 7 एक से खत्म हो रहा है 0.2, तो 7 से कितना? 1.4। तो 7.5 से कितना? 1.5। तो ये बनेगा कितना? एक। ये जितना खत्म होगा, ये जितना इसका प्रेशर डिक्रीज होगा उसका दुगुना इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ? 0.5, तो इंक्रीज कितना होगा? 2 इंटू 0.5, 1। इसको लिख देता हूं, 2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, है क्या डाउट? वरना अपन इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2.5 माइनस एक्स, 7.5 माइनस 3x, और ये 2x, वैसे भी लिख सकते हैं, है ना? अब अपन को निकालना क्या है? टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर आ जाएगा, ये कितना है? 2, ये कितना है? 6, ये कितना है? 1। तो पीटी आ जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 atm। केपी, केपी क्या हो जाएगा? 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 इंटू 6 की पावर 3। ये हो जाएगा 1 अपॉन 216 इंटू 2, 532, नहीं 432, सॉरी 432। 6 का क्यूब क्या होता है? 216 इंटू 2, 432। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। सर सर भारी हो गया मेरा, भारी हो गया क्या सर?
समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ज्यादा हो गई क्या क्वेश्चन? फॉर SO3 हाँ 10 माइनस 10 माइनस 4x, फिर क्या होगा? x क्या है? 20%। हाँ वही बात है ना, केपी कैसे निकालोगे फिर? केपी निकालने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे एक बात बताओ, 10 का 20% हटाओगे, यहां पर रखाओगे 8, ठीक है, फिर आप कहोगे सर 2 कम हुआ, तो ये दोगुनी तेजी से बढ़ेगा, तो आप 4 बढ़ा दोगे इसका। ये कैसे निकालोगे फिर? नहीं, आंडू पांडू ही आएगा, 9 नहीं आएगा कभी। फॉर SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ O2, फॉर SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ O2 एट इक्विलिब्रियम, कोई बात नहीं, फॉर SO3, देखो पता होता है ना आंसर, डेफिनेटली आता है। फॉर SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ O2 at equilibrium partial pressure of O2 is 2 atm, at equilibrium partial pressure of O2 is 2 atm and total pressure is 8 atm, and total pressure is 8 atm. Then find Kp and initial pressure of system. Then find Kp and initial pressure of system. सर एक बात बताओ, पहले क्वेश्चन करा रहे थे केसी के, अब करा रहे हो केपी के। हमें कैसे पता चलेगा कब केसी कब केपी लगाना है? हम तो इस क्वेश्चन को भी केसी से कर सकते हैं और फिर केसी केपी का रिलेशन लगा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, बहुत बार पता है क्या होगा कि आपके पास ऐसी कंडीशन डेफिनेटली आएगी जब आपको ऐसा लगेगा कि इसको केसी से सॉल्व करूं या केपी से सॉल्व करूं, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना, केपी की मदद से आप तभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जब आपको 3 में से 2 डेटा गिवन हो, है ना? ये बिल्कुल फिक्स्ड फॉर्मेट है, बिल्कुल फिक्स्ड फॉर्मेट। कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, अगर आपको इनिशियल प्रेशर गिवन है, अगर आपको इनिशियल प्रेशर गिवन है, या आपको अल्फा गिवन हो, या मैं कह दूं आपको टोटल प्रेशर गिवन हो, अगर आपको केपी की कैलकुलेशन करनी है और केपी की कैलकुलेशन के लिए आपको इनमें से एनी टू गिवन हो, तो आप इसकी मदद से सॉल्व कर लेना, केपी की मदद से सॉल्व कर लेना क्वेश्चन, डेफिनेटली आंसर आएगा। अगर कोई सा भी दो दे दिया जाए मुझे, कोई से भी दो, तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? या मैं कह दूं कोई सा भी दो मुझे दे दिया जाए, मैं आसानी से केपी निकाल लूंगा, और अगर मैं ये निकाल लूंगा तो कोई सा भी डेटा एग्जामिनर पूछे, मैं आराम से निकाल सकता हूं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि कब केपी की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कब केसी की मदद से सॉल्व करना है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इन तीनों में से अगर कोई दो डेटा आपको गिवन है, केपी की मदद से सॉल्व करना, और अगर नहीं दे रखा, केसी की मदद से ही सॉल्व करना, कंसंट्रेशन लेकर ही सॉल्व करना। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, ये आंसर बता रहे हो? क्या बता रहे हो? इनिशियल प्रेशर 6 होगा और केपी कितना होगा?
मान लेता हूं ये होगा ए, तो ये जीरो, ये जीरो, ए नहीं बोलता पी बोल देता हूं, वरना फिर ए को आप कंसंट्रेशन ही मान के चलोगे। केपी कितना आ रहा है? 2√2/3, सिर्फ 2√2। देख लेते हैं एक बार, सुनना ध्यान से। अभी एक मेथड मैंने बताया था डायरेक्टली निकालने का। आपको कहा जा रहा है इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर O2 का है 2, तो मुझे बता सकते हो इसका प्रेशर क्या होगा? डायरेक्ट बता सकते हो क्या? इसका जितना प्रेशर बढ़ेगा उसका दुगुना ये बढ़ेगा। ये बात समझ में आती है? दोनों प्रोडक्ट साइड है। स्टोइकियोमेट्री देखो, इसका 1 है, इसका हाफ है। इसका अगर प्रेशर 1 से बढ़ेगा तो इसका हाफ से बढ़ेगा, अगर इसका प्रेशर 2 से बढ़ेगा तो इसका 4 से बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? और एक और चीज समझ में आती है कि ये जितना बढ़ेगा उतना ये घटेगा। बोल सकता हूं क्या? मैं बोल सकता हूं ये होगा P-4। इक्विलिब्रियम पर ये कितना होगा? P-4। इसमें किसी को डाउट है तो बोल दो। समझ रहे हो ना? समझ में तो आ रहा है ना? क्योंकि घर पे जाके जब कॉपी खोलोगे ना तो सिर्फ आपको यही दिखाई देगा और ये समझ में नहीं आएगा फिर ये आया कैसे। मैं पहले क्या लेकर आया, ये गिवन था, यहां से आया यहां पे, फिर यहां से आया यहां पे, और क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है P-4 + 4 + 2 = 8। तो P कितना आ जाएगा? 6। तो ये आ गया 6 - 4। इनिशियली कितना होगा? 6 होगा। तो PI की तो वैल्यू आ गई 6 ATM। और अगर KP की बात करें तो KP कितना हो जाएगा? KP हो जाएगा 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 2√2। ये आंसर है। किसी को डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन करा दिए यार? ऐसा लग रहा है बहुत सारे हो गए। छह तो नहीं होंगे यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। एक और लिखो। NH4HS solid gives NH3 gas plus H2S gas. आगे लिखेंगे NH4HS is placed in a container. NH4HS is placed in a container already containing NH3, already containing NH3 at initial pressure of already containing NH3 at initial pressure of 0.5 atm, already containing NH3 at initial pressure of 0.5 atm, full stop. If the total equilibrium pressure is 0.84, if the total equilibrium pressure is 0.84, then find Kp of reaction. If the total equilibrium pressure is 0.84, then find Kp of reaction. ये घर से करके लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हो जाएगा क्या ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। NH4COONH2, NH4COONH2, NH4COONH2 solid gives 2 NH3 gas, gives 2 NH3 gas plus CO2 gas, plus CO2 gas. Total pressure at equilibrium is 3 atm.
फाइंड केपी, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 3 atm, फाइंड केपी। करो सॉल्व। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। देख लेते हैं एक बार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, t इज इक्वल टू 0 पर ये कुछ तो होगा। क्यों होगा? ये क्यों लिख रहा है सर? ये लहरें क्यों बना दी यहां पर? सॉलिड है, कैलकुलेशन में कभी भी कंसिडर नहीं करूंगा। और ये क्या होगा? 0। ये भी क्या होगा? 0। अच्छा टाइम t इज इक्वल टू टी पर मैं कह सकता हूं इसका प्रेशर 2p से बढ़ेगा तो इसका p से बढ़ेगा। इसमें किसको डाउट है तो बोलो। पर ये फिर भी कुछ कुछ होगा। बात समझ आ रही है ना? ये कुछ ना कुछ तो होगा। और क्या होगा? कुछ कुछ होगा। अब आप मुझे बताओ टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? टोटल प्रेशर हो जाएगा 3p के बराबर। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 3। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 1। तब आप मुझे बताओ kp क्या हो जाएगा? च्यू की पावर च्यू 1 की पावर 1 अपॉन, बताओ नीचे क्या लिखूं? कुछ कुछ सॉलिड है, ये हो जाएगा 4। ये बात समझ में आ रही है? एटीएम की पावर 3। सर इतना करेंगे क्या? क्या कह रहे हो? हाँ बोलो। क्या आना चाहिए? कहां पर कुछ कुछ आएगा? यहां पर सॉलिड के कारण प्रेशर लगेगा। एग्जिबिट करेगा क्या सॉलिड को प्रेशर? आप सॉलिड को लेके दबाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। अच्छा अब इधर देखो, इतना भी करेंगे क्या? सुनना ध्यान से। हाँ तो बता दो क्या करेंगे। टोटल प्रेशर 3 है इक्विलिब्रियम पर, जो कि सिर्फ इसके और इसके कारण होगा। 2:1 रेशियो में डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आएगा। ये हो गया 2, ये हो गया 1, खत्म। तो फिर ये बताओ कैसे करेंगे? इनिशियली ये 0.5 है, ये कुछ भी नहीं है। और टोटल प्रेशर दे रखा 0.84। इक्विलिब्रियम पे क्या प्रेशर होगा? निकालना घर पे बैठ के। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन 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 कहां मिलेगा मुझे? मिल गया। द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ अ गैस AB2, द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम, द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम of a gas AB2 can be represented as, can be represented as रिएक्शन आपको बोर्ड पर गिवन है। The degree of dissociation is x, the degree of dissociation is x, the degree of dissociation is x and is small compared to 1, and is small compared to 1, and is small compared to 1, full stop. The expression relating the degree of dissociation, the expression relating degree of dissociation with equilibrium constant Kp, the expression relating the degree of dissociation, x लिखना, degree of dissociation को यहां पर represent कर रहे हैं x से, with equilibrium constant Kp and total pressure P is, with equilibrium constant Kp
and total pressure P is, ये क्या है सर? क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तुक्का लगाने में आसानी होगी आपको। थैंक यू।